नमस्कार। मैं हूं आलोक मोहन नायक और मैं चूचू की गप्पों में आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम अपना इतिहास जानते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, बहुत सारी परंपराएं, सांस्कृतिक मूल्य जानते हैं, लेकिन कई बार वक्त के साथ धीरे धीरे वो खोते जाते हैं और हम आधुनिकता की दौड़ में अपनी चीजें खुद भूलते चले जाते हैं। फिर जब कोई ऐसा प्रसंग आता है, कोई ऐसी बात आती है, तो फिर चीजें पुरानी हमको याद आने लगती हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं, अलग अलग शहरों जिलों में देख रहे हैं, जिससे फिर से कुछ चीजें हमारे सामने आने लगी हैं। लगातार एक तरह की घटना है कि जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस कहें, घरेलू हत्याएं कहें, या आपसी पति पत्नी के बीच झगड़े जो जिनका अंत हत्याओं में हो रहा है, ऐसे बहुत सारे मसले आपने सामने आ रहे हैं और इन चीजों से हम चिंतित हुए हैं, परेशान हुए हैं। इन चीजों में कई बार एक बात सामने आई है कि कुंडली का एक विशेष योग होता है। जब हम शादी करते हैं तो ग्रहों का एक विशेष योग होता है जो हम देखते हैं। आज की दुनिया में इन चीजों को हम पाखंड मानने लगे, प्रपंच मानने लगे, उनसे दूर भागने लगे। लेकिन इनमें क्या ताकत है या ये प्रपंच है? इन तमाम चीजों को जानकारी देने के लिए, इन तमाम विषयों पर, तमाम शंकाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के जानकार श्री प्रेम चावला जी हैं, जो हमें भोपाल से ज्वाइन कर रहे हैं। प्रेम चावला जी, चूं चूं की गप्पों में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद। प्रेम चावला जी, हम इसी बात से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आज के समय में लोग आधुनिकता के साथ आगे जा रहे हैं, शिक्षा विस्तार विकास के साथ आगे जा रहे हैं, और उन्हें ज्योतिष विज्ञान पाखंड प्रपंच लगता है। क्या कहेंगे? आज मैं नित्य मेरा नियम है कि जब मैं सुबह ऑफिस आता हूं तो रास्ते में मैं एक सत्संग, हमारे मस्कीन जी हैं, उनका सत्संग सुनता हुआ आता हूं। तो आज ही सत्संग के अंदर मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि दुनिया के अंदर में सबसे अच्छा दिवस किसको मानेंगे, कौन सा दिन ऐसा है जो दुनिया के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा कि वो दिन दुनिया के लिए सबसे अच्छा होता है जिस दिन धरती के ऊपर में कोई अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं, उनका अवतार होता है। चाहे वो भगवान राम का रहा हो, भगवान कृष्ण का रहा हो, गुरु नानक देव जी का रहा हो, सुकरात का रहा हो, ये सब में से किसी का भी रहा हो, तो जब वो धरती पर अवतरित होते हैं तो दुनिया के लिए सबसे अच्छा दिवस होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि दुनिया के लिए सबसे खराब दिवस कौन सा होता है। तो उन्होंने कहा दुनिया के लिए सबसे खराब दिवस वो होता है जिस दिन लोगों का धर्म से विश्वास हटता है और जो लोग धर्म को धंधा बना देते हैं। तो ये धर्म का धंधा बना है और धर्म के साथ में लोगों ने खिलवाड़ किया है। एक बोलते हैं ना, लोगन राम खिलौना जाना, माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। तो लोगों ने इसका बहुत सरलीकरण कर दिया अपने मुनाफे के लिए, और जब उन्होंने अपने मुनाफे के लिए किया तो लोगों को उसमें से लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जब काम हुआ ही नहीं है ढंग से तो उसका लाभ भी नहीं होगा, और जब लाभ नहीं होगा तो लोगों का उसमें से विश्वास चला जाएगा। जैसे एक बड़े वजनी आदमी को, मेरे स्टाफ में एक वजनी आदमी है, उसको बाबा रामदेव से उसकी मुलाकात हुई। बाबा रामदेव से उसने कहा कि मेरा वजन कम करना है, पेट कम करना है। तो बाबा रामदेव ने कहा कि तुम 100 बार अपने पाँव छुआ करो और 1 महीने तक छुओ, तुम्हारे को फर्क पड़ जाएगा। और दिन उन्होंने कहा ठीक। वो 1 महीने के बाद में बाबा रामदेव, ये एक नहीं 3-4 महीने के बाद बाबा रामदेव के पास दोबारा गया मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा तुमने 100 बार अपने पाँव छुए? उसने कहा जी दिन में 2 बार और 200 बार छुए। तो उन्होंने कहा दिखता तो नहीं है इसके अंदर में। उन्होंने पूछा कैसे छुए? तो वो चौकड़ी मार के बैठ गया और दोनों पाँव कैसे छूता रहा। तो ऐसे तो नहीं बोला था ना उन्होंने, उन्होंने बोला था खड़े होके पाँव को छूना है। तो ये मुझे समझा नहीं। तो क्यों खड़े होके काम करने में स्ट्रेच था और यहाँ पे उसको कोई स्ट्रेच नहीं था, अब सुविधाजनक, अब छू रहा था। तो इसी तरह से धर्म के अंदर में और ज्योतिषी उपचारों के अंदर में लोगों ने उसका सरलीकरण ढूंढ लिया, और जहां पे आप कन्वीनियंस पे चले जाएंगे तो उसकी सत्यता और करेक्टनेस खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उससे लोग दूर हो गए। प्रेम जी, जो शादियों में कुंडली का मिलान होता है, इसको आप कितना जी वैज्ञानिक मानते हैं? और जो भारत में लगातार डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, आपसी हिंसा बढ़ रही है, इसमें आप कुंडलियों का क्या कितना योगदान मानते हैं? देखिए, ये बड़ा बड़ा प्रश्न है और इसको थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। कुंडली अपनी जगह पर सब कुछ बताती है, ये सत्य है। अगर आपने कुंडली का अध्ययन किया है और किसी समझदार व्यक्ति ने उसका अध्ययन करके आपको बताया है तो कुंडली सब बता देती है। समस्या ये होती है कि हमारे बीच में कमर्शियलिज्म आ जाता है, और जो ब्राह्मण देख रहा है, जो पंडित जी देख रहे हैं, उन्हीं को समझा दिया जाता है कि आप इसके अंदर में उतना ही बताइएगा जितने में ये विवाह हो जाए। तो ऐसे में क्या है, सत्यता को छुपा दिया जाता है, सत्यता ढक दी जाती है भाई। जैसे, और ये कब से होता हुआ है, अब देखिए ना, महाभारत में भी अश्वत्थामा मर गया, वो युधिष्ठिर ने बोला, और उसने उसके बाद बोला
कि जो मरा है वो हाथी का बच्चा है, तो तब तक तो शंखनाद हो गए और उसके घड़ियाल बज गए, तो उसकी आवाज को दबा दिया गया। तो सत्यता यहाँ दब जाती है। पर ज्योतिष सत्य है, ज्योतिष एकदम सटीक विज्ञान है। प्रेम जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, कई बार क्या होता है कि विवाह के चक्कर में अगर आपको कोई योग्य वर मिल जाता है, माता पिता परेशान है अपनी बेटी की शादी के लिए, तो उनको लगता है कि अगर दो चार पांच ग्रह या कुछ चीज नहीं भी मिल रही है तो कुंडली बदलवा लो या कुछ आगे पीछे कर लो या जबरदस्त मिलवा लो। इसको आप कितना नुकसान मानते हैं या कितना खतरनाक मानते हैं कि जो जबरन कुंडली मिला के शादी कर लेते हैं? ये सुसाइडल है, ये सुसाइडल है। क्योंकि आपने अभी, अगर मैं आज अपना नाम अमिताभ बच्चन रख लूं तो मेरी वैल्यू तो नहीं वैसे बनेगी ना, नाम रखने से क्या हो जाएगा, होऊंगा तो मैं वही। तो इसी तरीके से आपके ग्रह तो वही रहेंगे और ग्रह तो अपना काम करेंगे। तो सर क्या होता है कि आपसे पहले आपका भाग्य आ जाता है, और कुंडली में आपका भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आपने उसको मैनिपुलेट कर लिया है और आपने किसी को धोखा देके शादी कर ली है, तो वो उसका नुकसान तो दोनों को ही होने वाला है। इससे गलत काम कुछ दूसरा नहीं हो सकता। कि जब आपके पास कोई वर और वधू की कुंडली लेके आता है तो सबसे पहले आप कौन सी महत्वपूर्ण चीज देखते हैं? देखिए, शादी के अंदर में सबसे पहले जो साधारणतया देखा जाता है कि सबसे पहले तो देखा जाता है कि कुंडली के अंदर में दोनों बच्चों में से कोई मांगलिक दोनों हैं कि दोनों मांगलिक तो नहीं है। सबसे पहले मंगल दोष देखा जाता है। तो अब एक बार हम इससे निकल जाते हैं तो फिर दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है पर जिसको मैं बहुत महत्व देता हूं, वो है ज्येष्ठा योग। तो ज्येष्ठा योग एक ऐसा योग है कि अगर आपकी कुंडली में 3 ज्येष्ठ नहीं होने चाहिए। ज्येष्ठ क्या होता है कि एक तो ज्येष्ठ का महा जो अभी खत्म ही हुआ है, और दूसरा ज्येष्ठ पुत्र, और तीसरा ज्येष्ठ पुत्री, और फिर चौथा ज्येष्ठ नक्षत्र। नक्षत्र में भी ज्येष्ठ नक्षत्र होता है। तो अब आपकी अगर आपकी कुंडली के अंदर में वर और वधु दोनों को अगर उनके सारी चीजों को सामने रखते हैं और उसके अंदर में और ज्येष्ठ के महीने में शादी, तो अगर 3 ज्येष्ठ अगर इकट्ठे हो जाते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो नक्षत्र से हो, चाहे वो जन्म से हो, चाहे वो अपने महीने से, किसी भी रूप से अगर 3 ज्येष्ठ इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके अंदर में तकलीफ आ जाती है और वो शादियां प्राय तकलीफ में चली जाती हैं। इसीलिए उसके अंदर में ये डिवोर्स विवोर्स जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं आज की डेट में, वो सब उसी का नतीजा है कि कुंडली का सही मिलान नहीं हुआ उसके अंदर में। तीसरी चीज जो उसके अंदर में होती है भैया, वो होती है नाड़ी दोष। तो नाड़ी दोष के ऊपर में भी अपने को सारी चीजों को देखना पड़ता है। और नाड़ी के अंदर में अगर दोनों वर और वधु की नाड़ी सेम है, और उसके अंदर में भी जैसे 3 नाड़ियां रहती हैं, एक आदि नाड़ी रहती है, एक मध्य नाड़ी रहती है और एक अंति नाड़ी रहती है। इन तीनों नाड़ियों में से मध्य नाड़ी अगर दोनों की मिल जाती है और दोनों मध्य नाड़ी के अंदर में है, तो इसके अंदर में प्राय जो वर है उसका मतलब आप ऐसा समझिए कि उसको प्राण भय रहता ही रहता है, प्राण भय होगा ही होगा उसके अंदर में। ये शास्त्रों में वर्णित है बहुत क्लियर तरीके से। और उसी के अंदर में नाड़ी दोष के अंदर में अगर हम अष्टकूट को देखेंगे तो उसके अंदर में आपको नक्षत्र भी पता चल जाएंगे, वर्ण भी पता चल जाएंगे, योनि भी पता चल जाएगी, ग्रह मैत्री भी पता चल जाएगी, शत्रुता भी पता चल जाएगी। तो अगर उसके अंदर में 8 चीजें रहती हैं, तो अगर उसके अंदर में अगर हमें शत्रुता है तो वहां पे तो फिर कैसे रिश्ते निभेंगे, तो नहीं निभेंगे। तो ये सब चीजें बारीक विश्लेषण का सब्जेक्ट है। शादी आसान चीज नहीं है। फिर इसके बाद और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया मंगल दोष आ गया, आपका ज्येष्ठा योग जो ये दोष आ गया, आपकी नाड़ी दोष आ गया। इसके अलावा फिर बच्चे की कुंडली के अंदर में ये भी देखना पड़ता है, बच्चे की कुंडली में देखना पड़ता है कि शनि की प्लेसमेंट कहाँ है, राहु की प्लेसमेंट कहाँ है, केतु की प्लेसमेंट कहाँ है। अगर बहुत, मैंने एक परिवार के अंदर में गया, उनके परिवार के अंदर मैंने बड़ी अजीब सी चीज देखी कि अगर मैंने 15 लोगों की वहां पे कुंडली देखी तो उनमें से 9 लोगों की कुंडली के अंदर में शनि जो है पंचम में बैठे हुए थे। अब शनि जिनके पंचम में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव को देखेंगे तो तीसरा भाव, सप्तम भाव किसका है, परिवार का भाव, पति पत्नी का संबंध का भाव है। तो वहां तो डिवोर्स होना ही होना है, तकलीफ आनी आनी है, स्ट्रेस आना ही आना है। और उसके अंदर में कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि और पड़ गई, मान लीजिए राहु लगन में बैठा हुआ है तो उसकी भी सप्तम दृष्टि पड़ गई तो मामला बिगड़ जाएगा। और कहीं मंगल का भी थोड़ा बहुत दोष आ गया तो डिवोर्स में पहुंच जाएगी। तो ये कुंडली का अध्ययन आलोक जी बहुत बहुत जरूरी है। और हिंदुस्तान में ये विधा है, हम भाग्यशाली हैं हिंदुस्तान के अंदर में कि हमारे पास में योग्य ब्राह्मण आज भी हैं, पर हमारे पास में योग्य यजमान नहीं है। योग्य यजमान के अंदर में यजमान सारे कमर्शियल हो गए हैं, ब्राह्मण कमर्शियल कर दिए गए हैं, इन्हीं यजमानों ने ब्राह्मणों को कमर्शियल कर दिया है। तो अगर
हम योग्य ब्राह्मण के पास जाएं और यजमान भी सत्यता के साथ में रखें, छोड़ दे कि बेटे लड़का आईएएस है या बिजनेसमैन है या खूबसूरत दिखता है या उसका फ्यूचर कैसा है। ये देखें कि कुंडली के योग मिलते हैं कि नहीं मिलते। मतलब मैं आपको बताऊं, नाम लेना उचित नहीं रहेगा, आज से 20 बरस पहले, 18-20 बरस पहले इस देश के एक प्रख्यात अभिनेता ने अपने बच्चे की शादी जिद के अंदर में किसी अभिनेत्री के साथ में करनी तय की, और बहुत अच्छे पॉलिटिकल व्यक्ति ने उनको ले लेके बनारस के अंदर में, आपके मीडिया ने भी कवर किया था, रात रात में उन्होंने उनकी पूजाएं कराई, सब कुछ किया। पर जब योग नहीं मिलते हैं तो पूजा के बल के ऊपर में इतने बरस तक वो चीज चली, आज वो चीज जो है सबके सामने उजागर हो गई है छुपे पर्दे के अंदर में कि वहां तकलीफ हो गई है। तो इसका तो अध्ययन होना चाहिए और इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये मांगलिक दोष क्या कहलाता है? देखिए क्या है कि जैसे कुंडली के अंदर में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर के अंदर में अगर मंगल रहता है तो बच्चा मांगलिक हो जाता है। और अगर बच्चा मांगलिक है और लड़की भी किसी भी इन पांचों में से किसी भी ग्रह के अंदर में मंगल है उनके, तो ये मंगल दोष का परिहार भी हो जाता है इसके अंदर में। पर अगर एक बच्चा मांगलिक है और एक बच्चा मांगलिक नहीं है और इनकी शादी कर दी जाती है तो ये फिर थोड़ा तकलीफ का सबब बन जाता है। चलो जी, हम आपसे एक बात विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि जो दोष होते हैं, इसमें हम दो हिस्से में एक सवाल आपसे पूछना चाहें। पहला, क्या अगर जो कुंडली नहीं मिलती है तो उनमें किस तरह की परेशानी होती है? जैसे हमने सुना कि डाइवोर्स हो जाएगा, या एक साथ रहते हैं लेकिन मन नहीं मिलता, दोनों लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं, या फिर डाइवोर्स हो तलाक हो जाता है। तीसरा, क्या ये भी दोष है कि पत्नी पति की हत्या कर दे या पति पत्नी की हत्या कर दे? जी। देखिए इसमें ये देखिए ये कुंडली से दिख तो जाएगा, ये कुंडली इतनी पावरफुल चीज है कि आपका आज जो हम किसी का देखते हैं ना कि फलाने का बच्चा उसके पिता वो ही है कि नहीं है, तो हम उसका डीएनए टेस्ट कराते हैं। डीएनए टेस्ट तो मेरे ख्याल से ज्यादा पिछले 10 सालों से आया है। पर अगर आप कुंडली के अंदर में देखेंगे तो कुंडली में पिता और पुत्र की कुंडली देख के आप बता देंगे कि ये इनके पिता हैं, ये इनके पुत्र हैं कि नहीं है, वहां से भी पता चल जाता है। तो कुंडली के अंदर में सारी चीजें आ जाती हैं। और ये जो हत्या वाली बात आपने बताई, जो कि किसी भी खराब रिलेशनशिप का एक्सट्रीम एंड है, ये तो उनके पुराने जन्म का कार्मिक अकाउंट है जो सेटल होने के लिए यहाँ पर आए थे, और वो दिखता भी है, योग्य ब्राह्मण देख लेते हैं और बता भी देते हैं। एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ, जो लगातार जो खबरें आ रही हैं कि प्रेमी था, पत्नी के साथ आया और पति को मार गया, तो क्या जिससे आप जब शादी में कुंडलियां मिलाते हैं तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन या इस तरह के प्रेम संबंध भी क्या कुंडली में देखने को मिलते हैं कि पत्नी के कोई प्रेमी है या पति की कोई प्रेमिका है, इस तरह के संबंध क्या कुंडली में देखने को मिल जाते हैं? क्या समझ में आते हैं? ना केवल इतना, ये भी पता चल जाता है कि संबंध किसके साथ में है, परिवार में है, ससुराल में है, पड़ोस में है, देवर से हैं, किसी और से हैं, वो भी उसमें से दिख जाता है। जी, अभी आपने बताया कि कुंडली में क्या क्या आप देखते हैं कि अगर ये है तो शादी नहीं हो सकती। क्या नहीं होना चाहिए कुंडली में जो आप देखते हैं कि ये नाड़ी नहीं दोष होना चाहिए? नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मांगलिक दोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ज्येष्ठन दोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये तो मिनिमम है कि ये तो तीनों बिल्कुल इस पे तो होनी ही नहीं चाहिए। और बाकी शनि और राहु के प्लेसमेंट के अंदर में अपन फिर भी लड़ते भिड़ते जीवन निकाल ले जाएंगे। सर, क्या है कि उपाय संभव है? जो बहुत सारे लोग बताते हैं, कहीं पीपल से शादी करा दो, कहीं वृक्ष से शादी करा दो, कहीं जो उपाय है, तो जो पंडित लोग कहते हैं कि कुंडली तो नहीं मिल रही लेकिन उपाय हम कर देंगे तो मिल जाएगी। तो हम पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या उपाय इतने मजबूत होते हैं कि जो इतने मजबूत दोषों को ठीक कर दें? देखिए ज्योतिष के अंदर में उपाय जो हैं उनकी उनकी अपनी एक ताकत है, उस ताकत को अपन अंडरमाइन नहीं कर सकते। पर एक चीज और भी है जो मैंने अपने तजुर्बे के अंदर में देखी है कि उपाय स्थिति और परिस्थिति और होनी को नहीं टाल सकते, होनी तो होके रहेगी, ठीक है, होनी अपनी जगह पर अटल है, वो होके रहेगी। पर उपायों से क्या रहता है कि उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है और आपका लेवल अप हो जाता है उसको एब्जॉर्ब करने का। जैसे मियाँ बीबी के बीच में, उनके बीच में झगड़ा होता है, उनके बीच में नहीं बनती है, रोष रहता है, तो उसके अंदर में क्या होता था कि पहले पति क्या है एकदम से या पत्नी एकदम से रिएक्ट करती थी, पर दोनों में से कोई भी जना अगर उपचार करना शुरू कर देता, मैं आपको बहुत अच्छा उपचार बता देता हूँ, बहुत बहुत ही आसान उपचार है। अगर आपके परिवार के अंदर में आपको किसी को भी अपने जीवन के अंदर में कलह कलेश से बचना है, तो घर के अंदर में तुलसा जी की स्थापना की जाए, रोज तुलसा जी को जल दिया जाए संडे का दिन छोड़ के,
और शाम को तुलसा जी को दीपक दिखाया जाए। जिस घर में तुलसा जी को दीपक दिखाएंगे, पीरियोडिकली एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वहां पे एब्जॉर्प्शन रेट बहुत हाई हो जाएगा। पति भी किसी बात को बुरा कहेंगे तो वो बुरा नहीं लगेगा, पत्नी भी कुछ बात कहेगी तो आदमी को बुरा नहीं लगेगा, उनका एब्जॉर्प्शन रेट हाई हो जाएगा। उसी बात के ऊपर में पहले उनके झगड़े हो जाते थे, हाथापाई हो जाती थी, तो अब क्या हो गया कि दोनों इसके ऊपर में सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो धर्म और अध्यात्म आपकी सहन शक्ति को बढ़ा देता है। तो एक बात तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या कुंडली देख के जो बच्चे होंगे, जो संतान होगी, वो एबनॉर्मल होगी या नॉर्मल होगी? क्योंकि ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो गर्भ से आती हैं बच्चों में। कई बार देखते हैं कि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या ब्लाइंड है या मेंटली रिटार्डेड है, या बहुत सारी बीमारियां बच्चों को जन्म से आती हैं। तो क्या कुंडली में ये भी देखा जा सकता है कि अगर शादी होगी तो उनकी जो संतान होगी वो एबनॉर्मल होगी? बिल्कुल देखा जा सकता है। और मैं आपको अपने जीवन का प्रैक्टिकल उदाहरण बता देता हूँ कि जब मेरा छोटा बेटा अपनी माँ के गर्भ में था और 6th मंथ का उनका गर्भ चल रहा था, तो मेरे बड़े बेटे को वो हो गया था, मिसेस हो गए थे, जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो जब उसको चिकन पॉक्स हो गया तो उसके बाद मेरी पत्नी को भी चिकन पॉक्स हो गया। तो उनको भी जब चिकन पॉक्स हो गया तो हमने अपने फिर डॉक्टर से बात करी, तो डॉक्टर ने कहा कि ये एक तरीके का वायरस होता है जो आपके जो बेटा है, अब जो चाइल्ड है जो आपके गर्भ में है, उसके ऊपर में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। और इसको उन्होंने कहा, तो हम बॉम्बे तक गए थे टेस्ट कराने के लिए, और बॉम्बे के अंदर में एक बहुत लीडिंग डॉक्टर है बांद्रा के अंदर में, हेमा पुरेंद्रू, उनके यहाँ पे हमने उनको टेस्ट कराया। तब उन्होंने बताया कि इसके अंदर में 90% तो सेफ है, पर 10% का रिस्क है। बाकी प्रेगनेंसीज में 5% का रिस्क रहता है, इसमें 5% का रिस्क ज्यादा हाई है ड्यूरिंग दिस, ये जो आपके मेडिकल टेस्ट हुए। उसके बाद फिर मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिला, जो मेरे गुरु भी हैं, जिन्होंने जिससे मैंने सीखा भी है, उनसे मैंने बैठ के इसके ऊपर बात करी। तो उन्होंने पूरी कुंडली का, मेरी भी और मेरी पत्नी की भी सारी कुंडली का बहुत डीपली अध्ययन किया। तो उन्होंने कहा कि आपके जीवन के अंदर में स्पेशल चाइल्ड का दुख नहीं लिखा हुआ है, और हमने उसको अध्ययन कर लिया था। तो हमने कहा कि जब स्पेशल चाइल्ड का दुख नहीं लिखा हुआ है तो फिर हम क्यों टर्मिनेट कराएं इस प्रेगनेंसी को। तो हमने रिस्क लिया, और रिस्क लेने के बाद हमने देखा कि हमारी कुंडली ने सही जवाब दिया था कि हमारा बच्चा बहुत शानदार निकला, कोई दिक्कत ही नहीं हुई इसके अंदर में हमारे को। तो आखिरी में मैं पता चलता है। आखिरी में छोटे छोटे दो सवाल। पहला, आप क्या कहेंगे कि अगर कुंडली नहीं मिल रही है तो शादी बिल्कुल मत करिए, या कुछ उपाय लगाकर करिए, या शादी कर लीजिए? डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी का गैप है उसके अंदर में। अगर गैप छोटा है तो आपको वो उसके साथ में, उपायों के साथ में चल जाएगा। पर अगर उपाय गैप बड़ा है तो उसको उपायों के साथ में आप नहीं चला पाएंगे। जैसे आपकी कार के अंदर में पंचर हो जाता है, तो छोटा पंचर है तो आप उसको रिपेयर करा लेते हैं, पर बहुत बड़ा पंचर होता है तो आदमी कहता है टायर भी बदलवानी पड़ेगी, ट्यूब भी बदलवाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का दोष है। अगर बड़ा दोष है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखिए, ऐसे तो सारे घर राम और सीता के भी मिले थे, ठीक है, और उनसे बढ़िया तो गुण किसी के भी नहीं थे, तो तकलीफ तो उनके जीवन में भी आई थी। पर वो तो भगवान थे, अवतार थे, उनके बारे में तो अपने को बोलना भी उचित नहीं है। पर तकलीफें तो होंगी, ऐसा नहीं कि कोई घर ऐसा नहीं है जहां तकलीफ नहीं होती। छोटी मोटी तकलीफें सब घरों में होती है, जिनके बहुत अच्छे होते हैं उनमें भी तकलीफें होती हैं। पर कहाँ तक निभाई जा सकती है, कहाँ तक रिस्क लिया जा सकता है, ये डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर में। पर हाँ, यहाँ पे आपको एक कॉल लेना आना चाहिए कि आपको लालच में नहीं आना चाहिए कि आपको दिख रहा है कि ये लड़का, ऐसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा, या ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी, हेर फेर करके रिस्क ले लो, फिर तो खड्डे में गिरना तय। समाज में दो तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ कर्म में हमें भरोसा करना चाहिए, किसी गाय को रोटी खिलाने से या पीपल में जल देने से किस्मत या जीवन नहीं बदलता। ये पाखंड है, प्रपंच है, इनसे दूर रहना चाहिए। बाकी लोग हैं जो इसमें विज्ञान खोजते हैं, जीवन खोजते हैं। एक समाज का एक हिस्सा है जो इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है, उसमें कुछ आनंद या कुछ उपलब्धि पाने की कोशिश करता है। अलग अलग तरह के लोग हैं। मेरी कोशिश थी कि जो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, वो कितना सार्थक है, कितना सही है, और उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं जो समाज में मानी जाती हैं। तो उसके जो जानकार हैं डॉक्टर प्रेम चावला जी, उन्होंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। कुछ शंकाएं जो मेरे मन में थी, जो प्रश्न थे, मैंने उनसे पूछे, उनके जवाब आए। मुझे उम्मीद है कि इस सारे सवालों के जवाब जो प्रेम चावला जी ने दिए हैं, आप सब लोगों के लिए लाभदायक होंगे, फलदायक होंगे, और शायद अगर आपको इस पर भरोसा है तो जीवन में आपके लिए फायदेमंद भी होंगे। प्रेम चावला जी, हमसे बात करने के लिए, चूं चूं की गप्पों के दर्शकों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अभिनंदन, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।